हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आपको जैसे कि पता है कि हम हर एक दिन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सॉल्यूशन, नॉलेज सब कुछ लेके आते हैं आपके लिए। और आज भी मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी सर अपना ओपिनियन रखें। ही कैन टेक हिज पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट the answer, so we can find the answer in the question and I have to ask for sir आप ये बताएं, जैसे 1931 में भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। उनके साथ में राजगुरु और सुखदेव भी थे। तो सर जब उनको लटकाया गया भगत सिंह को फांसी पर, तो उनकी उम्र उस केवल 23 साल थी। 23 साल जी, उनकी उम्र उस समय पे 23 साल की थी और 23 साल की उम्र में उन्होंने एक वैचारिक क्रांति की मशाल जलाई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर आपसे कि आज का जो यूथ है, युवाएं हैं, जो युवा है, उनको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? व्हाट्स द कंक्लूजन, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट्स द नॉलेज बिहाइंड इट? देखिए, है क्या जी कि ये जो क्वेश्चन अभी जैसे कि चर्चा में आया 23 मार्च जी को प्रत्येक वर्ष जैसे भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जाता है जी ना। और भगत सिंह का युवाओं में काफी क्रेज है। यूथ में भगत सिंह काफी फेमस रहे हैं जी। लेकिन जैसे जो आज का यूथ है उसके अंदर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जी कि भगत सिंह का जो एक वैचारिक दृष्टिकोण था जी क्रांति को लेकर के, खासकर उसकी समझ शायद कम है। भगत सिंह को हम एक हीरो के रूप में प्रेजेंट करते हैं जी कि उन्होंने एक क्रांति की मशाल जलाई। बात सही है, उन्होंने एक भारत में क्रांति की मशाल जलाई, लेकिन उस क्रांति के पीछे उनका दर्शन क्या था? जी भगत सिंह का पूरा जो आइडियोलॉजी था, जिस पर वो भारत को खड़ा करना चाहते थे, उस वैचारिकी की समझ भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए। जी। और जैसे भगत सिंह जैसे लीडर रहे, इनकी वैचारिकी को, इनकी आइडियोलॉजी को जैसे कि बाहर कम निकलने दिया ना। इनके जो देखिए जैसे है क्या कि एक जो क्रांतिकारी दर्शन है भगत सिंह का, ठीक है, इसकी बात तो की ही जाती है जी ना, लेकिन जो भगत सिंह का पूरा आइडियोलॉजी है जी, जिस पर भगत सिंह खड़े हुए हैं, उसको, उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं दबाया गया है, जो निकल करके सामने कम आ पाती है। और अगर हम भगत सिंह की पूरी आइडियोलॉजी पर बात करने का, बहस करने का प्रयास करेंगे जी तो इसकी बात कोई एक दो वीडियो में पूरी होने वाली नहीं जी, ना, क्योंकि वो एक बड़ा दर्शन है जो भगत सिंह ने जो आइडियोलॉजी दी कॉन्सेप्ट ना। अब देखिए, जैसे क्रांति की बात करें तो भगत सिंह ने स्वाधीनता आंदोलन के दौर में एक क्रांति की मशाल जलाई जी, और ब्रिटिश शासन के उस अहंकार को, उस मनोबल को उन्होंने तोड़ा, जिसकी वजह से ब्रिटिश ये मानते थे, अंग्रेज ये मानते थे कि वो दुनिया की अजेय शक्ति हैं। तो इस मनोबल को उन्होंने तोड़ा जी, और इतनी कम उम्र में उनको फांसी पर लटका दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भगत सिंह का क्रेज या भगत सिंह का जो वैचारिक दर्शन है वो पूरे भारत में एक जो है नई ज्वाला पैदा कर दे। तो उसकी वजह से अंग्रेज कहीं ना कहीं डरे हुए थे। इवन महात्मा गांधी ने भी भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा होने नहीं, किसी की नहीं मानी जी। फिलहाल महात्मा गांधी और भगत सिंह का भी एक अपना अलग टॉपिक है जी।
और महात्मा गांधी भगत सिंह को लेकर के बहुत से जो लोग हैं उनके बीच में या तो उस बात की जानकारी का अभाव है या जैसा भी हो, जी फिलहाल हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे भगत सिंह और महात्मा गांधी को लेकर के। हाँ और भगत सिंह का क्रांति और महात्मा गांधी का जो अहिंसा का दर्शन है, जी इस पर भी हम तुलना या करेंगे जो है कि क्या, और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया था या नहीं किया था, जी जैसा कि महात्मा गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया भी जाता है तो उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। फिलहाल ये अपना एक अलग अनदर कॉन्सेप्ट। हाँ, आज की जैसे कि हम विषय पर बात कर रहे हैं, जी तो देखिए भगत सिंह ने एक वैचारिक क्रांति की मशाल जलाई, जी इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्रांति से मतलब क्या था? जो भगत सिंह ने वैचारिक क्रांति की बात कही, जी क्या क्रांति का सिर्फ इतना मतलब था कि अंग्रेजों से हमें आजादी मिल जाए? भगत सिंह ने जो वैचारिक क्रांति का दर्शन दिया, जी उसका उद्देश्य सिर्फ इतना भर नहीं था कि अंग्रेजों के शोषण, अन्याय, अत्याचार से भारतीयों को मुक्ति मिल जाए और भारत आजाद हो जाए, बल्कि इससे कहीं आगे इसका मतलब भी था। क्योंकि सिर्फ शोषण, भेदभाव, अन्याय अंग्रेजों के द्वारा भी नहीं किया, अंग्रेजों के द्वारा ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि भारत के अंदर जो एक एलीट क्लास था, जो इसमें सेठ, साहूकार, धन्ना सेठ, पूंजीपति क्या नाम, सामंत, जमींदार, राजे, रजवाड़े, नवाब, जो ये वर्ग आता था, ये भी तो कहीं ना कहीं सदियों से जो दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग था उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करते चले आ रहे थे। जी तो भगत सिंह की वैचारिक क्रांति के पीछे जो दर्शन था वो कहीं ना कहीं एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जिसमें सभी प्रकार की असमानता, गैर बराबरी, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत सब कुछ समाप्त हो जाए और भारत को एक समाजवादी राज्य की ओर मोड़ना था। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जो भारत समता मूलक मूल्यों पर खड़ा हुआ हो, जो भारत किसी प्रकार की जो जैसे कि जो सोशल भेदभाव, अन्याय, अत्याचार वाली जो उनके राइट्स मिल सके, हाँ, जो दबे कुचले लोग थे उनको भी उनके राइट्स मिल सके। जी भाई क्रांति का मतलब, भगत सिंह ने कहा भी था इस बात को कि क्रांति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कहीं पर बम बंदूक चला देना, पिस्तौल चला देना, कट्टे मार देना ना। क्रांति का मतलब था, अगर हम भगत सिंह के शब्दों की बात करें तो उनका कहना था कि क्रांति तो विचारों की तलवार की धार पर रगड़ने से तेज होती है। तो क्रांति के पीछे दर्शन होता है। क्रांति का मतलब सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता है, बल्कि क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था परिवर्तन। क्रांति का मतलब होता है एक सामाजिक बदलाव, ना। भारत में सिर्फ ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के द्वारा ही जो शोषण, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार किया जा रहा था उससे भारतीय दुखी थे। इसके अलावा जो एक एलीट वर्ग था जो सदियों से दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग के हक अधिकार को मार करके बैठा हुआ था ना। जैसे फ्रांस में लुई 16वां वहां के फ्रांसीसी लोगों के हक अधिकार मारकर बैठा हुआ था। रूस में जार जो है अपने ही लोगों के हक अधिकार मारकर बैठा हुआ था ना। तो इन सब से मुक्ति, जो इनके द्वारा शोषण भेदभाव, तो देखिए एक अंग्रेज करते थे भारतीयों के ऊपर और एक भारतीय में भी एलीट वर्ग जो था वो करता था यहाँ के दबे कुचले शोषित वंचित जो वर्ग था, जो दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, ये लोग जो दबे कुचले तबके के लोग थे, इनके ऊपर शोषण, इनका शोषण करता था, इनके साथ में भेदभाव, अन्याय, अत्याचार करता था। तो भगत सिंह की वैचारिक क्रांति का मतलब था कि सभी प्रकार के भेदभाव, शोषण, अन्याय, असमानता से मुक्ति, ये था कहीं ना कहीं इसके पीछे एक क्रांति का उद्देश्य ना। इसलिए उन्होंने कहा था कि क्रांति कभी भी बम, बंदूक और पिस्तौल से नहीं आती है ना। क्रांति तो हमेशा विचारों की धार पर रगड़ने से तेज होती है। क्रांति के लिए आपके पास एक वैचारिक आइडिया होना चाहिए, आपके पास एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के क्रांति का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। क्रांति का मतलब होता है सामाजिक बदलाव, क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था परिवर्तन। तो ये है क्रांति के कुछ असली मायने। अगर हम भगत सिंह के जैसे के वैचारिकी
की बात करें फिलहाल, जी। एक आध वीडियो में जैसे मैंने कहा कि पूरा होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ऑब्वियसली। जैसे उन्होंने एक लेख लिखा था जी। जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूं। हाँ, और ये लेख उन्होंने अ, लिखा था, लेकिन ये लेख जो है आपका सितंबर 1931 में द पीपल नाम का एक न्यूज़पेपर था उसमें जी। पब्लिश हुआ था। यानी कि भगत सिंह की फांसी के 5-6 महीने बाद ये पब्लिश हुआ था। ओके। और शीर्षक का नाम था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। क्यों हूं? ना? इसमें भगत सिंह ने बड़े तीखे सवाल खड़े किए। तो देखिए, जो आज का युवा है, आज के युवाओं को सिर्फ ये नहीं कि भगत सिंह एक क्रांति के अगुआ थे, भगत सिंह एक क्या नाम जो है हीरो थे, सिर्फ इस रूप में ही भगत सिंह को नहीं देखना। भगत सिंह को देखना है एक वैचारिक क्रांति की प्रोधा के रूप में, एक वैचारिक क्रांति की मशाल जलाने वाले नायक के रूप में देखना है। तो इस शीर्षक की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस शीर्षक में उन्होंने कई सवाल खड़े किए। जैसे उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है, मनुष्य दासता का जीवन क्यों जी रहा है, मनुष्यों के साथ में सोशल भेदभाव अन्याय क्यों होता है, ईश्वर को क्यों गढ़ा गया, ईश्वर की कल्पना क्यों खड़ी की गई। ऐसे बहुत से सवाल थे जो इस शीर्षक के माध्यम से भगत सिंह ने खड़े किए। जी। अब भगत सिंह के बारे में जैसे कि भगत सिंह ने खुद इसी शीर्षक में आगे लिखा है, वो लिखते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगत सिंह ने जब ये शीर्षक लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद भगत सिंह प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, या भगत सिंह अहंकारी हो गए हो, या भगत सिंह ईश्वर से आगे निकल जाने की बात सोचते हो ना। लेकिन भगत सिंह फिर इसी बात को काउंटर करते हुए कहते हैं कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बताते हैं कि जो उनके पिता थे, उनके पिता तो आर्य समाजी थे। वो कहते हैं कि आर्य समाजी कभी नास्तिक नहीं होता है ना। इवन भगत सिंह अपने जो उनका बचपन का जीवन था, स्कूल तक का स्कूली जो उनका जीवन था, उस दौर में वो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। लेकिन इसके बाद जब वो अपनी आगे की शिक्षा के लिए लाहौर के डीएवी कॉलेज में उनका एडमिशन होगा, आगे की शिक्षा उन्होंने वहां प्राप्त की, और फिर क्या नाम जब उन्होंने बाकुनिन हो गए, लेनिन हो गए, मार्क्स हो गए, टाटस्की हो गए जैसे विद्वानों को पढ़ा ना, तो उन्हें क्या नाम जो है लगा कि भाई ये लोग तो एक अलग बात कह रहे हैं, ये लोग तो एक अनोखी दुनिया की बात कर रहे हैं। भाई एक देखिए, इंसान के जीवन में क्या होता है कि इंसान के जीवन में कई पड़ाव आते हैं। भगत सिंह का जो स्कूली जीवन था, बचपन से लेकर के स्कूली तक का समय, वो एक अलग पड़ाव था। उस पड़ाव में वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन आगे का जीवन में उनके दूसरा पड़ाव आया, वहां पर दूसरे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब इन क्रांतिकारियों को उन्होंने पढ़ा तो उनके मन में दूसरी धारणा पैदा हुई। जैसे जैसे उन्होंने चिंतन किया, जैसे जैसे उनके ज्ञान का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी धारणा बदलती चली गई। तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इस वजह से नहीं हूं कि मैं अहंकारी हो गया हूं, या ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दे रहा हूं, या मैं प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, बल्कि मैं नास्तिक अपनी जिज्ञासा की वजह से होगा हूं। मैं नास्तिक अपने ज्ञान की वजह से होगा हूं, मैं नास्तिक अपने चिंतन की वजह से होगा हूं, किसी अन्य कारण से मैं नास्तिक नहीं होगा हूं। इसी लेख में वो सवाल खड़ा करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं बहुत से लोग जो है बहुत से लोगों के साथ में भारत में सदियों से सोशल भेदभाव, अन्याय और अत्याचार होता आया है। उनके साथ में छुआछूत जैसी अमानवीय जो है व्यवहार होता आया है। तो ईश्वर क्या इन सब चीजों पर मौन है क्या? है? भाई हम कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है ना, तो आखिरकार उस ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें दुख, कष्ट, पीड़ा, संताप की मात्रा उन लोगों के जीवन में ज्यादा है जो लोग सदियों से दासता का जीवन जी रहे हैं। तो आखिरकार उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? और फिर हम जब ये कहते हैं चलो उसने बना दी दुनिया, तो दुनिया बनाने वाला जो है दुनिया बदल भी तो सकता है ना? अगर उसने नियम बनाए हैं तो वो नियमों में बदलाव भी तो कर सकता है। लेकिन सदियों से वही नियम चले आ रहे हैं, उनमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। तो फिर हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान क्यों कहें? अगर हम ये मान लें कि ईश्वर खुद नियमों से बंधा हुआ है, तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है ना? जो खुद नियमों से बंधा हुआ हो, जो नियम बदल ना सकता हो, फिर हम उसको सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। तो इस लेख में भगत सिंह बहुत से सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, ईश्वर के अस्तित्व की जो बात करते हैं, या भगत सिंह कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, तो उनका नास्तिकता से मतलब या ईश्वर से मतलब सिर्फ एक धर्म से नहीं है कि मतलब वो नास्तिक सिर्फ हिंदुओं के लिए होंगे। देखिए, नास्तिक हर धर्म में होते हैं,
और ईश्वर की कल्पना हो, चाहे गॉड की हो, चाहे वाहेगुरु की हो, चाहे अल्लाह की हो, किसी की भी कल्पना हो, जी। लेकिन जो ईश्वर की कल्पना वो सभी धर्मों ने अलग अलग तरीके से गढ़ रखा है। तो कुल मिलाकर के भगत सिंह जो ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, ऑब्वियसली, बल्कि जो है ईश्वर तो सभी धर्मों में है। तो इसका मतलब है कि वो नास्तिक है तो सभी धर्मों के लिए है ना, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं के लिए नास्तिक हुए हों, या ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं में के ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं, ईश्वर की कल्पना तो सभी धर्मों में है ना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि भगत सिंह ने जो ये तार्किक सवाल खड़े किए हैं अपने इस लेख में, और जी। भगत सिंह जैसे उनका जो जवाब देते हैं जी। उनके बारे में देखिए कोई एक आध वीडियो के माध्यम से चर्चा होना Yeah, थोड़ा सा it's a मुश्किल long है, concept, so we क्योंकि ये जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस पूरे उसको समझने के लिए हमें फिर से एक आध दो वीडियो और करना पड़ेंगे, तब Yeah, कहीं we जाकर have to के do some more, ये बात जो है some more हमारे debates. युवाओं को समझ में आएगी, हमारे वक्ताओं को, तब कहीं जाकर के ये पूरी बात समझ में आएगी ना। Yeah, obviously. तो आज जैसे कि आपने जो प्रश्न किया है, मुझे लग रहा है कि उसका सवाल पूरा हो गया है। आपके मन में जो प्रश्न आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पर चर्चा हो जाए तो हमारे दर्शकों को भी वो बात मालूम चल जाए। जी। जो चर्चा आपस में हो रही है वो चर्चा हम लोग इसलिए वीडियो के माध्यम से कर Yeah, लेते हैं और ताकि हमारे दर्शकों के बीच में भी वो बात पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई वो हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, तो आपका सवाल भी हम शामिल कर लेंगे। जी, और बिल्कुल। अगली बार फिर से जैसे कि भगत जो सिंह आप का जो सवाल- वैचारिक दृष्टिकोण है, जी। जिसकी समझ जैसे मैंने कहा कि या तो युवाओं में कम है, जी, जी। या फिर बहुत लंबे समय तक भगत सिंह के ऐसे लेखों को बाहर ही नहीं आने थे, जैसे कि जो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं या अन्य चीजों पे। तो हमें भगत सिंह का पूरा एक वैचारिक जो दृष्टिकोण है, देखिए उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। Yeah. सिर्फ भगत सिंह को पढ़ लेने भर से कुछ नहीं होता है। भगत सिंह की जो मूल आत्मा क्या है, हमें उसकी समझ पैदा करनी पड़ेगी। Yeah, obviously. हमें उनकी नेगेटिव साइड नहीं अगर हम उनकी नेगेटिव साइड्स देख भी रहे हैं तो उनकी पॉजिटिव साइड्स भी देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस होता है, इफ यू आस्क एनी क्वेश्चंस, वी कैन डिबेट ऑन योर्स। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।